ऑल माय डियर स्टूडेंट, मैं कविंदर सर आपके अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम क्या पढ़ाते हैं, ठीक है। सोशल साइंस का ये ज्योग्राफी, ठीक है। थंबनेल देखकर आप लोग को पता चल रहा है कि आज के क्लास में क्या पढ़ाई होने वाला है, जिसमें दिए हैं कि क्लास 10 फाइनल परीक्षा 2026 के लिए भूगोल यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं ज्योग्राफी। इकाई 1 में जो भारत संसाधन एवं उपयोग वाले में इकाई 1 में एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका खंड ख है। भारत संसाधन एवं उपयोग और क जो कि भूमि संसाधन का एगो हम वीडियो बना चुके हैं। अगर वो हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पिछला वीडियो देख लें, ठीक है। अभी ख है जल संसाधन, परीक्षा में आने वाला VV ऑब्जेक्टिव। इसमें ज़्यादा हम क्वेश्चन नहीं कराएंगे, ठीक है। जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसी क्वेश्चनों का हल कराएंगे, ठीक है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिना देर किए हुए हम क्या करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जिसका कि हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, शुरू दिया है हेडिंग दिया है जल संसाधन, ठीक है। यानी ये जो ख है, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन का ख, ये चैप्टर है जल संसाधन, ठीक है। क्या संसाधन? जल, ठीक है। तो देखेंगे वाटर रिसोर्स के बारे में। तो कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, यानी नदी पर बनाया गया बांध है, ठीक है, परियोजना है। सबसे पहला ऑप्शन में दिया है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो ये जो कि झारखंड से है और पश्चिम बंगाल से है, ठीक है, नदी घाटी परियोजना ये संबंधित। भाखड़ा नगर घाटी परियोजना ये सतलज नदी पर है, यानी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। इंग्लिश लिख रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, इसको कहेंगे। यानी दामोदर नदी घाटी परियोजना झारखंड राज्य से, झारखंड से चालू होती है, ठीक है, और पश्चिम बंगाल में तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ठीक है। ऐसे तो झारखंड से कहा जाता। भाखड़ा नदी घाटी परियोजना सतलज नदी पर है, ठीक है। कौन नदी पर है? सतलज नदी पर, और हिमालय क्षेत्रों में यानी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। अब दिया है रिहंद नदी घाटी परियोजना, तो ये जो कि उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। अब दिया है सोन नदी घाटी परियोजना। तो देखिए, सोन नदी बिहार में बहती है, तो ये बिहार से संबंधित है। तो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं इसका एक्सप्लेन कर दिए तो आप लोग को समझ में आया होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। तो इसमें से आप लोग देख सकते हैं, हाई झारखंड से है, हाई हिमाचल प्रदेश से, हाई उत्तर प्रदेश से, हाई क्या से है? बिहार से। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर क्या होगा? डी। पहला का आंसर क्या होगा? डी, ठीक है। सोन नदी घाटी परियोजना किससे संबंधित है? तो बिहार से। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन एक हल्का सवाल है, एकदम आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करते हैं। जैसे मान लीजिए विश्व की जनसंख्या जो भी है उसमें से कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है, ठीक है। तो जैसे कि अभी तत्कालिक के अनुसार देखा जाए तो भारत की जनसंख्या जानते हैं आप लोग कि चीन से भी आगे जा चुकी है, ठीक है, तत्कालिक करंट अफेयर के अनुसार। तो वही कह रहा है कि विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो जो इस बुक के अनुसार पढ़ना है हम लोग को क्लास 10 में, उसमें तो 16% होगा, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो कि अब 18% हो चुकी है, ठीक है। लेकिन आपके बुक के अनुसार जो कि 16% निवास करते थे, ठीक है। अगर वर्तमान में पूछे तो वो 18% होगा, तो दूसरा का क्या होगा? ये नहीं होगा। तो विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 16% बुक के अनुसार। करंट अफेयर तत्कालिक के अनुसार तो 17 से 18% देता है, क्योंकि जनसंख्या दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है? भारत की बढ़ती जा रही है। लेकिन बुक के अनुसार क्या होगा? दूसरा का ए, दूसरा का ए। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे तो कंफर्म हो गया कि दूसरा का क्या होगा? ए। तीसरा क्वेश्चन एक हल्का सवाल है आपके स्क्रीन पर, बहुत हल्का है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि
विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। अब हमें ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। कह रहा है कि मासिनराम जो मेघालय में है, ठीक है, यहीं पर होती है मासिनराम और चेरापूंजी जो मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय राज्य में है, ठीक है। हाई जो कि जैसलमेर इसमें नहीं, अहमदाबाद गुजरात में नहीं, लद्दाख लिखना चाहिए था, लद्दाख, ठीक है। तो यहाँ पर भी नहीं। तो सबसे अधिक वर्षा होती है तो मासिनराम में, जो मेघालय का एक जगह का नाम है मासिनराम और चेरापूंजी, ठीक है। तो तीसरा का क्या होगा? ए, मासिनराम, यानी मेघालय में स्थित है। तो सबसे अधिक जो वर्षा होती है वह कहाँ होती है? मासिनराम में। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो दूसरा का आंसर क्या होगा? मासिनराम। मासिनराम कहाँ स्थित है? तो मेघालय में। आगे हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो चौथा, एक हल्का सवाल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। कह रहा है कि जल संकट निवारण हेतु सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल नीति कब लागू किया गया है? ठीक है। काहे कि जल से संकट का निवारण के लिए, आज भी जल का संकट का समस्या आ ही रहा है दिन प्रतिदिन, जो कि जल की कमी दिखाई दे ही रही है। तो वही कह रहा है कि जल संकट निवारण हेतु सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई? ठीक है। ऑप्शन है इसमें, सितंबर 1985 में बिल्कुल नहीं की गई थी, ठीक है। सितंबर 1986 में नहीं, सितंबर 1987 में की गई थी राष्ट्रीय जल नीति लागू, इसमें जल के निवारण के लिए, ठीक है। एगो इसी में ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है, कि उसका पूरी तरह से बढ़िया से तो ऑप्शन में दिया रहता है 2002, तो लेकिन नहीं, इसकी शुरुआत की गई थी, राष्ट्रीय जल नीति लागू की गई थी सितंबर 1987 ईस्वी में। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? चौथा क्या होगा? सी, सितंबर 1987, सितंबर 1987। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है पांचवा, जल की अपनी गुणवत्ता में कमी आना क्या कहलाता है? यानी जल की गुणवत्ता में, यानी जल की अपनी गुणवत्ता में कमी आना क्या कहलाता है? देखिए, जल संकट ना तो क्या हो जाएगा कि साफा खत्म हो जाएगा बोला, हाई जल प्रदूषण, यानी जब इसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है तो जल प्रदूषण का, जल संकट का मतलब कि साफा खत्म हो जाएगा और आ जाएगा, जल रहबे ना करेगा। ये जल है लेकिन इसकी गुणवत्ता में क्या आ गया है? कमी। तो ओकरे क्या कहते हैं? जल संरक्षण यानी जल बचाव नहीं, इनमें से कोई नहीं तो नहीं, जल प्रदूषण कहलाता है। यानी जल प्रदूषण, जब जल गंदा हो जाए तो वहीं अपनी गुणवत्ता में कमी आना, यानी उसके गुणों में क्या हो जाना? कमी होना, यानी गंदा जल हो जाता है तो ओकरे के क्या कहते हैं? जल प्रदूषण। तो वही कह रहे कि इसकी जब गुणवत्ता में कमी आ जाती है तो कह रहे क्या कहते हैं? जल प्रदूषण, ठीक है। तो क्या होगा? पांचवा का होगा बी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को समझ में आया होगा कि जल प्रदूषण, उसकी जल की गुणवत्ता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, यानी गंदा हो जाता है तो करके क्या कहते हैं? जल प्रदूषण। है सब ना होगा तो पांचवा के क्या होगा आंसर? बी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जो बहुत हल्का सवाल है। क्या कह रहा है? देखिए, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। एक नाम का है गोविंद सागर कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब हाथों के द्वारा बनाया गया, कृत्रिम यानी बनाया गया जलाशय, ठीक है। वहीं यानी जल पर जो एथू बनाया जाता है बांध, वो संबंधित है। कह रहे कि रिहंद बांध से, ये जो कि उत्तर प्रदेश में, तो ये नहीं है। हीराकुंड बांध से, महानदी पर है। हाँ, भाखड़ा नगल बांध से, ठीक है। भाखड़ा नगल बांध सतलज नदी पर है। कौन नदी पर है? सतलज नदी पर, ठीक है। कहाँ है? तो हिमालय क्षेत्रों में, ठीक है। ये दिया है नरौरा बांध से तो नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित? तो भाखड़ा नगल बांध से। कहाँ है? कौन नदी पर है? तो सतलज नदी पर। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय कहाँ बनाया गया है? भाखड़ा नगल बांध से संबंधित है। किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर। चलिए, तो इसका क्या होगा आंसर? 6 का क्या होगा? सी। छुआ के क्या होगा? सी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो 6 का क्या होगा? सी। चलिए 6 का क्या होगा? सी। आगे हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक बहुत हल्का सवाल है जो कह रहा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि नदियों पर बांध बनाकर कई उद्देश्यों की पूर्ति करने के वजह से ही इन परियोजनाओं को क्या कहा जाता है? यानी नदियों में जो बांध बनाए जाते हैं, ठीक है, कई उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए, तो ओकरा वजह से
नदी घाटी परियोजना के क्या कहा जाता है? एक उद्देश्य यानी एक इसका उद्देश्य होता है, नहीं, बहुउद्देशीय। देखिए ये दो शब्दों से बना है, बहु प्लस उद्देशीय, ठीक है, बहु प्लस उद्देशीय। बहु के मतलब घर वाली बहु नहीं, बहु के मतलब होता है बहुत, ठीक है, और उद्देशीय के मतलब उद्देश्य से। तो यही कह रहा है कि बहुउद्देशीय यानी नदियों पर बांध बनाकर कोई उद्देश्य, ठीक है, की पूर्ति करने की वजह से ही इस परियोजना को क्या कहा जाता है? बहुउद्देशीय। ये दोनों नहीं होगा, यानी नदियों पर बांध बनाकर कोई उद्देश्य की पूर्ति की जाती है, यही से वो परियोजना के क्या कहा जाता है? तो बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय दो शब्दों से बना है, बहु प्लस उद्देश्य। बहु के मतलब बहुत और उद्देश्य के मतलब उद्देश्य, ठीक है। तो क्या होगा? सातवां के होगा डी, यानी बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। नदियों में बांध बनाकर कोई उद्देश्य पूरी की जाती है, तो उसके कारण इसको क्या कहा जाता है? बहुउद्देशीय। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, जो बहुत हल्का सवाल है। कह रहे कि भारत में लंबाई की दृष्टि से गंगा नदी का स्थान कौन सा है? भारत की सबसे लंबी नदी ही है, कौन नदी? गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी की लंबाई कुल जो की है 2525 किलोमीटर। तो इसका स्थान कौन है? प्रथम, ठीक है। गंगा नदी का स्थान क्या है? पहला, क्योंकि भारत की यह सबसे लंबी नदी है। तो क्या होगा? 8वां का क्या होगा? बी। 8वां का क्या होगा? बी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 8 का क्या होगा जी? बी, यानी पहला स्थान है किस नदी का जी? तो गंगा नदी का। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 9 जो एक हल्का सवाल है। क्या कह रहा है? मृदु जल का 75% भाग निम्नलिखित में से किस रूप में है? मृदु जल के मतलब क्या होता है? मृदु जल के मतलब कि मरा हुआ जल, ठीक है। मृदु के मतलब मरा और जल के मतलब पानी। 75% भाग निम्नलिखित में से किस रूप में होता है, यानी कौन मिल जाता है? कह रहा है कि बर्फ रूप में। हाँ, ये तो बर्फे में होता है। वाष्प रूप में नहीं, द्रव रूप में नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये बर्फ के रूप में होता है 75% मरे हुए जल का भाग। इसका क्या होगा आंसर? तो ए होगा। किस में होता है? बर्फ में। मृदु जल के मतलब क्या होता है? मरा हुआ जल। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो 9 का क्या होगा? ए। 9 का क्या होगा? ए। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 10वां क्वेश्चन जो एक बहुत हल्का सवाल है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि पृथ्वी पर कुल जल आयतन का ज्यादातर हिस्सा कहाँ है? जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर सबसे अधिक जल का मतलब जल पाया जाता है। अब वही में कह रहा है कि पृथ्वी पर कुल जल का आयतन का ज्यादातर हिस्सा कहाँ रहता है? जैसे मान लीजिए कि 100% जल को मान लेंगे, तो सबसे अधिक कहाँ रहता है? कह रहा है कि नदियों में। तो ये तो छोटी मोटी होती है, नदियों में रहता है लेकिन उतना अधिक नहीं। नाला में नहीं, तालाबों में नहीं। हाँ, महासागर के बारे में आप लोग जानते हैं, समुद्र यानी महासागर। इसमें सबसे अधिक कहा जाता है 97%, जो कि इसी में रहता है पानी, ठीक है। पूरा पृथ्वी का जल का आयतन में जितना है इसमें सबसे अधिक रहता है। किसमें? महासागर में। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आया होगा। तो 10 का क्या होगा? डी, महासागरों में यानी समुद्रों में। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 11 है, जो एक हल्का सवाल है एकदम, ठीक है। मेरे लिए तो सब हल्का है, आपको भी हम हल्का बना देंगे, ठीक है। कह रहा है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है? कुल भारत पर कितना प्रतिशत जल है? इसमें दिया है 75%। हाँ, 50, 25, 15 नहीं, कितना प्रतिशत है? 75% है पृथ्वी पर कुल जल। 25% जो कि भूमि वन सब आएगा इसमें। तो कितना प्रतिशत है? 75%। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 12 एकदम हल्का सवाल है, ध्यान दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण और VVI क्वेश्चन है, जो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। 12 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के जो बांध बना दिए गए नदी में, उसको भारत का मंदिर किसने कहा था? तो जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ही कहा था जितने भी नदियों में बांध बनाए गए हैं उनको भारत का मंदिर कहा था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका क्या होगा? सी होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभी बांधों को,
ठीक है, भारत में जितने भी बांध है उस सभी को भारत का मंदिर कहा था, देश के बांधों को, क्योंकि इसके द्वारा बहुत रक्षा होता है, ठीक है, बहुत कल्याण होता है। अगर कोई बाढ़ वाले क्षेत्रों में बांध होते हैं तो बाढ़ से बचाते हैं, सूखा वाले क्षेत्रों में इस बांध के कारण पानी को पहुँचाया जाता है, तो इससे भारत का क्या कहे थे, मंदिर कहे थे एकदम। तो इसका आंसर क्या होगा, 12 का सी, 12 का क्या होगा, सी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे एकदम हल्का सवाल है, देखिए 13 एगो और क्वेश्चन आ गया, कह रहा कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है, ठीक है, प्राणियों के शरीर में, पेड़ पौधों में, ठीक है, पेड़ पौधों में तो 90 से 100% तक देता है, लेकिन प्राणियों में कितना देता है, तो प्राणियों में 65%, प्राणियों में कितना प्रतिशत देता है, 65% जल की मात्रा होती है, यानी हम लोगों में भी, ठीक है, जितने भी प्राणी है उसमें कितना प्रतिशत होता है, 65%। तो क्या होगा, 13 का सी, 13 का क्या होगा, सी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, 13 का क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन एक बहुत हल्का सवाल है, क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सर्वाधिक वर्षा होती है, पीछे भी वो क्वेश्चन आया था कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो वहीं मेघालय के जो चेरापूंजी और मासिनराम है ना, ऑप्शन देखेंगे पूर्णिया में। देखिए मासिनराम और चेरापूंजी मेघालय में दोनों स्थित है, कहाँ स्थित है, मेघालय में, ठीक है, मेघालय में स्थित है, लेकिन सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो मासिनराम में होती है, कहाँ होती है, मासिनराम। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी, मासिनराम, मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इसका क्या होगा, 14 का डी, 14 का क्या होगा, डी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक बहुत हल्का सवाल है, 15 जो आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, बृहद के मतलब बड़ा क्षेत्र में, नहीं अधिक क्षेत्र में, ठीक है, जल की उपस्थिति यानी जल है पृथ्वी पर, ओकरे कारण पृथ्वी के क्या कहते हैं, तो जैसे आसमान नीला दिखाई देता है उसी देखने पर पानी नीला दिखाई देता है ऊपर से नीचे का, तो यही से एकरा के नीला ग्रह कहा जाता है। अधिक जल के कारण, बृहद क्षेत्र के मतलब क्या होता है, बहुत अधिक क्षेत्रों में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी के क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह कहा जाता है। 15 के क्या होगा, बी। 15 के क्या होगा, बी, उजला ग्रह नहीं, लाल ग्रह नहीं, हरा ग्रह नहीं। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कौन ग्रह कहा जाता है, तो नीला ग्रह। इसका क्या होगा आंसर, 15 के होगा बी। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, 15 के क्या होगा, बी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन जो एक बहुत हल्का सवाल है, 16 क्या कह रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। बिहार में अति जल दोहन, अति के मतलब होता है अधिक, जल दोहन का मतलब जल का खराबी, दोहन का मतलब क्या होता है, खराबी कारण यानी बेकार बातें कारण, चाहे बर्बादी कारण, ठीक है। आर्सेनिक का जो कि संकेंद्रण तत्व बढ़ा है, इसके क्या होगा, 16 का क्या होगा, सी। 16 का क्या होगा, सी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो बहुत एक हल्का सवाल एक और स्क्रीन पर कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है, यानी भारत में जो सबसे बड़ा मानव के द्वारा बनाए गए जलाशय यानी जो बांध बनाए जाते हैं, नागार्जुन जलाशय बिल्कुल नहीं, कृष्णा जलाशय काली नदी पर बिल्कुल नहीं, हाँ गोविंद बल्लभ पंत सागर ई है, जो ये है कावेरी नदी पर। किस नदी पर है, कावेरी नदी पर, ठीक है। तो इसका क्या होगा, सॉरी कावेरी नदी नहीं होगा, रिहंद नदी होगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर, कौन नदी पर है, रिहंद नदी पर, उत्तर प्रदेश में है, कहाँ है, यूपी में। तो 17 के क्या होगा, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कहाँ है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो कहाँ है, रिहंद नदी पर, कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या होगा, 17 का सी। 17 का क्या होगा, सी। 17 का क्या होगा जी, सी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक बहुत हल्का सवाल है, 18 क्या कह रहा है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। देखिए हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है, कहाँ स्थित है, महानदी पर, ठीक है।
तो कहाँ दिया है महानदी। ये कहाँ है हीराकुंड परियोजना, तो उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में। कौन राज्य में है, तो उड़ीसा में। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो उड़ीसा में। आगे हम सॉरी माने महानदी पर है, लेकिन कहाँ है, तो उड़ीसा में। पूछ रहा है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर, तो किस नदी पर, महानदी पर। पूछ देगा किस राज्य में है, तो वो होगा उड़ीसा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो एक हल्का सॉल्व कर रहा है 19, देखिए कह रहा है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। एक बार पीछे भी क्वेश्चन आया था कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है, तो रिहंद बांध से बिल्कुल नहीं, उत्तर प्रदेश में। हीराकुंड बांध से बिल्कुल नहीं है। भाखड़ा नगर बांध से जो किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। कौन नदी पर है, सतलज नदी पर, हिमालय क्षेत्रों में यानी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है, तो सतलज नदी से। कौन नदी से है, सतलज नदी से। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक बहुत हल्का सवाल है जो क्या कह रहा है, कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है। देखिए कृष्णा राज सागर बांध कावेरी नदी पर बना है। कौन नदी पर बना है, कावेरी नदी पर। ये बांध जो कि कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। तो कावेरी नदी पर ये बांध बनाया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर है, कावेरी नदी पर। यह नदी जो कि कर्नाटक तमिलनाडु यानी साउथ इंडियन में बहती है। आई बंधवा कहाँ है कृष्णा राज सागर, तो कर्नाटक में। कौन नदी पर है, तो कावेरी नदी पर। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आएगा। ठीक है, आ रहा है अगला क्वेश्चन 21 क्वेश्चन जो बहुत हल्का सवाल है। देखिए पीछे भी बता चुके हैं कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई। ठीक है, जल नीति ऐसे लिखाएगा, जल नीति चलिए ध्यान दीजिएगा। ओहो, तो कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी। तो वहीं जल के संकट के निवारण के लिए प्रथम राष्ट्रीय जल नीति सितंबर 1987 को दिया है। सितंबर 1987 को लागू की गई थी। ठीक है, इसका मुख्य रूप से अगर आगे इसमें शुद्धिकरण करके 2002 में की गई थी, लेकिन प्रथम राष्ट्रीय जल नीति सितंबर 1987 में लागू की गई थी। क्या होगा इसका आंसर कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी, तो कब लागू की गई थी, तो सितंबर 1987 में, 1987। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 22, ध्यान दीजिएगा। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। यानी नर्मदा एगो नदी है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में नहीं गए थे। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में नहीं। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में नहीं। हाँ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से संबंधित है। ठीक है, तो इसके लिए कोई ट्रिक भी आता है कि MMG, M से मध्य प्रदेश, M से महाराष्ट्र और G से गुजरात। यानी नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ये नदी है जो बहती है 3 राज्यों में। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, तो इसका क्या हुआ, कंफर्म हो गया ना। तो इसका क्या होगा आंसर, D। 22 का क्या होगा, D। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक हल्का सवाल कर रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है, इन सबसे लंबाई में बांध है। ठीक है, लंबा बड़ा, तो हीराकुंड बांध। टिहरी बांध नहीं है, ये तो ऊंचाई में है। रिहंद बांध, भाखड़ा बांध। हीराकुंड बांध जो कि लंबा में है। ठीक है, यह बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर है। कौन नदी पर है, महानदी पर। कहाँ है, तो यह उड़ीसा में है। ठीक है, इसकी लंबाई जो कहता है लगभग 25.8 किलोमीटर कहता है। ठीक है, तो क्या है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा बांध है, तो हीराकुंड बांध है। कौन बांध है, हीराकुंड। ई बांधवा किस नदी पर है, तो महानदी पर है। ई कहाँ है, तो उड़ीसा में। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 25.8 किलोमीटर। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आया होगा। तो 23 का क्या होगा, ए। 23 का क्या होगा, ए, हीराकुंड बांध।
चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो बहुत एक हल्का सवाल है, 24 क्या कह रहा है, 24 कह रहा है कि भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी पर बनी है। पीछे भी आप लोग को बताते आ रहे हैं कि भाखड़ा नगर परियोजना सतलज नदी पर बनी है, जो हिमालय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में है। तो कौन नदी पर है, सतलज नदी पर। भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी पर बनी है, सतलज नदी पर। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्या होगा, सतलज नदी। 24 का क्या होगा, सतलज नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है 25, जो क्या कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई। वही ठीक है, जो पूछ रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति का कब हेतु किया गया था, तो वही सितंबर 1987, 1975 में नहीं, 1982 में नहीं, 1987 में की गई थी, 2002 में। देखिए 2002 वाला जो कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति का कुछ सुधार करके किया गया था, लेकिन प्रथम राष्ट्रीय जल नीति अपनाई गई थी तो 1987 में। बुक में दिया होगा आप लोगों को कि उसको शुद्धिकरण करके यानी उधार करके और बाद 2002 में, लेकिन प्रथम राष्ट्रीय जल नीति अपनाई गई थी तो 1987 में, उसमें कुछ सुधार करके जो कि बनाया गया था 2002 में। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। 25 का क्या होगा, सी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो एक बहुत हल्का सवाल है, क्या कह रहा है कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। देखिए दामोदर एक नदी है जो झारखंड से चालू होती है, पश्चिम बंगाल में जाकर गिर जाती है। तो वहीं कह रहा है कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो यह परियोजना झारखंड में स्थित है। किस राज्य में है, झारखंड में। ये वो नदी है दामोदर। दामोदर नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। इसका संबंध किससे है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। लेकिन दामोदर घाटी परियोजना कहाँ है, तो झारखंड में बनाया गया है। कौना नदी पर, तो दामोदर नदी पर। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, 26 का ए। 26 का क्या होगा, ए। चलिए आगे क्वेश्चन है 27 का कह रहा है। देखिए कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है। आप लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी एगो भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है। तो यही नहर किस राज्य में स्थित है, तो यह जो कि नहर है राजस्थान में। किस राज्य में है, राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है, तो किस राज्य में है, राजस्थान में। एगो राज्य का नाम है, ठीक है। तो क्या होगा, सी। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में। किस राज्य में, राजस्थान में। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28, आसवान बांध किस नदी पर बना है। देखिए आसवान बांध के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। आसवान बांध एगो नील नदी है जो मिस्र देश में है, ठीक है। यहाँ पर दिया है नील नदी, ठीक है। कौन नदी, किस नदी पर है, तो नील नदी पर है। ई कहाँ है, तो मिस्र एगो देश है उसी में है। कौन, आसवान बांध कौन नदी पर है, तो नील नदी पर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आसवान बांध किस नदी पर है, तो नील नदी पर। बहुत बड़ी नदी है विश्व की, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसका आंसर क्या होगा, ए। आसवान बांध किस नदी पर है, तो नील नदी पर। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो 29 कह रहा है, क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि भूमिगत जल, भूमिगत जल केकरा कहते हैं, यानी भूमि के अंदर पाए जाने वाले जल को क्या कहते हैं, भूमिगत जल कहते हैं। तो वहीं कह रहा है कि भूमिगत जल की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई। आज के डेट में देख रहे हैं हम लोग कि, आप लोग भी देख रहे होंगे कि सबसे अधिक खेतों की सिंचाई भूमिगत जल से की जा रही है, यानी विद्युत मोटर के द्वारा, लाइन के द्वारा। तो मोटर जो कि पानी दे रहा है, पहले के डेट में होता था कि तेल लगता था तो अधिक से अधिक लोग क्या करते थे कि पानी की बर्बादी नहीं करते थे। अब क्या करते हैं कि खेतों की सिंचाई करना होगा, लाइन आता है, चल रहा है, एकदम भरी हो गया है, तब वो जो कि पानी इधर उधर जाते रहता है। तो वही भूमिगत जल के स्तर को, गिरावट को रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई कि माने भूमिगत जल रुक जाए, ठीक है। यानी बहुत आज की डेट में तो बहुत नुकसान किए ही जा रहे हैं, बात सही है। तो ये कह रहा है कि वर्षा जल संग्रहण, ये तो है कि वर्षा जल संग्रहण का मतलब हुआ कि वर्षा के जल को क्या करना है, इकट्ठा करना है। वाटर सेट मैनेजमेंट, यानी वही पानी को क्या करना, मैनेजमेंट करना है। ड्रिप सिंचाई, यानी जो कि फुहेरा टाइप के सिंचाई करना है, इनमें से सभी। तो भूमिगत जल को जितना हो सके कम करने के लिए, यानी गिरावट में रोकने के लिए इस सभी को अपनाया गया था, ठीक है। इस सभी को अपनाया जा रहा है, ड्रिप सिंचाई ज़्यादातर, ठीक है। तो चलिए क्या होगा इसका, डी, इनमें से सभी, ताकि भूमिगत जल रुक जाए। तो 29 का क्या होगा, डी। आगे हम लोग बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन जो 30 है, जो बहुत हल्का सवाल है, देखिए कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। दक्षिण भारत के सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना एगो तुंगभद्रा नदी है जो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक। अब दक्षिण भारत के मतलब समझते हैं, जैसे ये नक्शा बनता है, ठीक है, तो यहाँ जो कि तमिलनाडु हो गया, यहाँ जो कि ऐसे बनता है, तो ऐसे तमिलनाडु हो गया, इसी में जो कि केरल आएगा, यहाँ पर कर्नाटक हो जाता है, यहाँ पर गोवा, यहीं पर ही स्थित है, यहीं कर्नाटक है तुंगभद्रा, ठीक है। तो 30 का क्या होगा? ए। 30 का क्या होगा? ए। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 31। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट, ठीक है, पूर्वी तट, पूर्वी गलत लिखाया है, ठीक है, पूर्वी ऐसे लिखाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पूर्वी तट, ठीक है, पूर्वी तट से क्या कर रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। पूर्वी तट, पूर्वी के मतलब जैसे ही भारत के नक्शा बनता है, ऐसे हम बना दिए, ठीक है, थोड़ा बढ़िया ना बना पाएंगे लेकिन अपने मान लीजिए। तो पूर्वी तट के मतलब क्या हो गया कि हई हो गया दक्षिण, हई हो गया उत्तर, ठीक है, उत्तर हो गया, हई हो गया पश्चिम, हई क्या हो गया? पूर्व। अब इसी में से कह रहा है कि निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर है। पतन के मतलब होता है बंदरगाह, यानी जहां पानी वाली जहाज जाकर रुकती है। तो हई पूर्व पश्चिमी हो गया, हई क्या हो गया? पूर्वी हो गया, ठीक है। तो अब इसी में से कह रहा है कि कौन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। देखिए तूतीकोरिन बंदरगाह है, तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु अगर हमारे नक्शा में कहें तो ऐसे ही है, ठीक है। कहाँ है? नीचे एकदम, यही है तमिलनाडु। तो ई हो गया पूर्वी क्षेत्र में, ये क्या हो गया? पूर्वी में। अब वहीं कह रहा है कि पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। फिर आगे कह रहा है कि मुर्मुगांव बंदरगाह, ये है गोवा में। ये कहाँ है? गोवा में। तो देखिए तमिलनाडु के बाद यहाँ पर हमारा जो कि केरल पड़ता है, ओकरा बाद हो जाता है जो कि कर्नाटक, यहीं पर गोवा छोटा सा में पड़ता है, ठीक है, गोवा छोटा सा में यहीं पर पड़ता है, यहीं पर है जो कि मुर्मुगांव बंदरगाह, ठीक है। तो ये हो गया पश्चिम में। अब वही क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित है, तो पश्चिम में हो गया गोवा वाला। अब आगे आई तमिलनाडु, ये कहाँ हो गया? दक्षिण वाला तमिलनाडु वाला, ये जौन हो गया, ये हो गया यहाँ पर, तो ये तो पूर्व में था। आगे दिया है पारादीप बंदरगाह। देखिए पारादीप बंदरगाह जो स्थित है, पारादीप बंदरगाह है यहाँ पर, जो उड़ीसा है यहाँ पर स्थित है। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? उड़ीसा। कहाँ पर है? उड़ीसा। अब विशाखापत्तनम जो है यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कहाँ स्थित है? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है कि तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु में ऐसे पड़ता है, तो ये कौन तट में हो जाता है? पूर्वी में, ठीक है। मुर्मुगांव बंदरगाह यहाँ पर गोवा है, गोवा में पड़ता है, तो ये जो कि है पश्चिमी तट पर। वह क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो जवन हई 3 गो है, पारादीप उड़ीसा में है, तो उड़ीसा यहाँ पर स्थित है, ठीक है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, तो ये आंध्र प्रदेश है भारत के नक्शा के अनुसार, ठीक है। अब इसके बाद जो कि पारादीप का अर्थ उड़ीसा हो जाएगा, तो मुर्मुगांव जो है यह केवल पश्चिमी में है। कौन में है? पश्चिमी में। अब बाकी है सब जो तूतीकोरिन है तो तमिलनाडु में यहाँ पर है, तो ये पूर्वी तट पर है। मुर्मुगांव जो है तो गोवा पे ही हो गया। पारादीप जो कि उड़ीसा में है तो इधर साइड में है, तो ये हो गया पूर्वी, ठीक है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में तो यहाँ हो गया, तो ये हो गया इस साइड। यानी इनमें से मुर्मुगांव जो बंदरगाह है वह कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। गोवा किस साइड में है?
गोवा किस साइड में है? पश्चिम साइड में, इस साइड में है। ये भारत के नक्शा में क्या है? ये पश्चिम साइड है। हाई क्या है? पूरब। तो हेजा है जो कि पारादीप बंदरगाह, हेजा है विशाखापत्तनम बंदरगाह, हेजा है जो कि तुतीकोरिन बंदरगाह। ठीक है, तो इसको हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को समझ में आया होगा इसे नक्शा के अनुसार। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आप लोग जानते हैं कि तुतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में, तो यानी पूर्वी तट में हो गया। ठीक है, मुर्मुगांव बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो मुर्मुगांव बंदरगाह यहाँ गोवा है, तो ये पश्चिम साइड में है, तो ये हो गया पश्चिम में। पारादीप बंदरगाह यहाँ पर जो कि उड़ीसा है, तो वहाँ हो गया, तो ये हो गया पूर्वी साइड में। ये कौन साइड में हो गया? पूर्वी। हाई कौन है? पश्चिमी है। ठीक है, कौन साइड में? पश्चिमी। पारादीप वाला हो गया। अब विशाखापत्तनम है, तो ये आंध्र प्रदेश है, तो यहाँ पर हो गया। तो केवल मुर्मुगांव जो बंदरगाह है वो कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोवा में। यह कहाँ स्थित है? गोवा। गोवा किस साइड में पड़ता है? तो पश्चिमी साइड में पड़ता है। कौन साइड में? पश्चिमी दिशा में। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? यानी तुतीकोरिन हो गया तमिलनाडु। कौन नाडु? तमिलनाडु। मुर्मुगांव हो गया गोवा में। ठीक है, पारादीप हो गया उड़ीसा में, ये सब पतन के नाम है। अब विशाखापत्तनम हो गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो इसमें से हम जानते हैं, ठीक है, इसमें से हम लोग जानते हैं कि जो तमिलनाडु है वो साउथ इंडियन यानी दक्षिण में आता है। ठीक है, यानी पूर्वी साइड में। हाँ, गोवा हो गया, तो ये हो गया पश्चिमी में, दक्षिण में होता है और पूर्वी में है। दक्षिण में है और पूर्वी में। हाई हो गया पूरी तरह से पश्चिमी में। उड़ीसा जो है यह पूरी तरह से पूर्वी में है। क्या है? पूर्वी में है। आंध्र प्रदेश हो गया, यह है पूर्वी में। ठीक है, तो यही कह रहा है कि केवल मुर्मुगांव जो बंदरगाह है वह है पश्चिम में, बाकी है तुतीकोरिन तमिलनाडु में, तो दक्षिण पूर्वी में है। पारादीप है तो ये साफा पूर्वी में है। अब विशाखापत्तनम है तो पूर्वी में है। तो वही कह रहा है कि कौन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? मुर्मुगांव। ये कहाँ स्थित है? तो गोवा में। तो मुर्मुगांव बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो चलिए 31 का क्या होगा? बी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 32 का कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कौन नाम से जानी जाती है? ठीक है, उधर अलग नाम से जानी जाती है, हर एक नदी को अलग अलग। ठीक है, तो जमुना नदी से नहीं, हाँ सांगपो नदी से उसके जाना जाता था, जो चीन का शायद ओल्ड नाम कहा जाता है, प्राचीन नाम। तो वही ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो क्यों ना नाम से? सांगपो नदी से। तो इसका आंसर क्या होगा? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आया होगा कि कौन नदी से? सांगपो नदी, जो चीन का प्राचीन नाम है सर। तो ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो नदी से। बस याद कर जाना है इसको, जाना जाता है तो जाना जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 33 कर रहा है, नहीं है अब। तो चलिए, कुल हमारे इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन थे? कुल हमारे क्वेश्चन थे 32। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो ध्यान दीजिएगा। हमारा जो अब अगला वीडियो आएगा वह ज्योग्राफी का ही, इसमें जो ख जल संसाधन है ना, गो आएगा कि वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, उसका ऑल ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। उसके बाद जो कि हमारा अगला वीडियो आएगा वो घ का आएगा, इसी प्राकृतिक संसाधन का, खनिज संसाधन। ठीक है, फिर प्राकृतिक संसाधन में अंग आता है शक्ति एवं ऊर्जा संसाधन। इस सब इकाई 1 में आते हैं। इकाई 1 में, इकाई 1 फर्स्ट चैप्टर का नाम था भारत संसाधन एवं उपयोग। उसी में का प्राकृतिक संसाधन में दे देता है, क में देता है भूमि संसाधन, तो पढ़ा चुके हैं हम। ये है कि ख जल संसाधन, तो आज हम बना चुके हैं। ओकरा बाद हमारा अगला वीडियो आएगा तो वो इसी में का ग आएगा, इकाई 1 के प्राकृतिक संसाधन में कहीं क्या आएगा? ग। उस चैप्टर का नाम होगा वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, उसका हम ऑल ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को समझ में आया होगा। देखिए, ना समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। कौन क्वेश्चन के आंसर डाउट होगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, और आप लोग जो भी करना है लाइक कर दीजिए। कुछ लोग तो लाइक इसलिए नहीं करते हैं कि जैसे लगता है कि एक लाइक से हम उनका करोड़पति बन जाएंगे, तो आप लोग ऐसा मत करिएगा। ठीक है, करोड़पति नहीं बनेंगे, बस मजाक किए हैं आप लोगों से। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करने से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिसके लिए ये वीडियो उपयोगी है उस पर जरूर शेयर करिए आप लोग। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।